नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज हमारा विषय है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता पर दी गई दिल्ली हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी के बाद ये विषय एक बार फिर से चर्चा में है। तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि देश भर में समान नागरिक संहिता का वक्त अब आ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कोर्ट ने केंद्र को इस दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह दी। अपनी टिप्पणी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देश जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ रहा है। ऐसे में समान नागरिक संहिता समय की मांग और जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे हकीकत में बदलना चाहिए। हाईकोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए ये निराशा भी जताई कि 3 दशक बाद भी समान नागरिक संहिता की गंभीरता से उसे नहीं लिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे भी गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ और वकालत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। दुनिया भर में देखें तो अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है। अपने देश में भी कुछ राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद समान नागरिक संहिता पर फिर से एक बहस छिड़ गई है। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पूरे देश में सभी के लिए एक समान संहिता यानी कि समान कानून होना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के विरोध में भी मानते हैं। अपने 2 बेहद खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्या है, उसे कैसे लागू किया जा सकता है और इसके फायदे क्या हैं, लेकिन इसकी राह में अड़चने भी क्या है, इस पर भी अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ पीके मल्होत्रा हैं। आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही बागी अशोक बगारिया हैं, आप लीगल एडिटर हैं TV9। आप दोनों का बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत पीके मल्होत्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी। बेहद अहम ये विषय समान नागरिक संहिता, दशकों से इसकी चर्चा होती आ रही है और इसकी जरूरत को महसूस किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि ये वक्त एकदम मुफीद है, इसके लिए सरकार आगे बढ़े। सबसे पहले चूंकि हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो इस विषय को समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल है क्या। अमृता जी, आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा, ये विषय समय समय पर पास्ट में भी उठता रहा है। जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने कोई डाइवोर्स से रिलेटेड, मैट्रिमनी से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड कोई इशू आता है जी, तो इसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हमेशा होती है। हमारे दर्शकों को पता होगा, शाहबानू का केस जो 1985 में डिसाइड हुआ था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ऑब्जर्वेशन की थी। उसके बाद जो मुदगिल का एक केस आया था 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके बारे में चर्चा की थी जी। 2019 में गोवा से रिलेटेड एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया था, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में लागू है उसकी भी बात की गई और यह भी कहा गया कि देश में आर्टिकल 44 के अंदर जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्टेट के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। वहां स्टेट को यह बात कही गई है कि स्टेट जो है इट शुड सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन आज जब भी चर्चा होती है तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो हम मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड और सक्सेशन से रिलेटेड विषयों की ही बात करते हैं, बाकी विषयों की बात नहीं करते हैं। शायद इसका कारण यह है कि जब हमारा ये संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माता उस समय इस बात से कॉन्शियस थे
कि क्योंकि हमारा स्टेट एक सेकुलर स्टेट है, वी आर ए सेकुलर नेशन, शायद सबके लिए जो बहुत सारे ऐसे विषय जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, अगर हम उनको सिविल कोड में ले आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों में विरोधाभास की स्थिति होगी और जो एक नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी उचित समय नहीं है, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया कि जब उचित समय आएगा तो स्टेट इसके ऊपर कानून बनाएगी। इसको लेकर के 1955 1956 में आपको याद होगा हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया। और याद रखिए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट या सक्सेशन एक्ट बनाया गया वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं था, वो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इन सभी के लिए था। इसमें से जो लोग बाहर रखे गए वो हैं क्रिश्चियन, पारसीज और मुस्लिम, क्योंकि उनका अपना अपना पर्सनल लॉ है, वो इस लॉ से गवर्न नहीं होते। तो आज भी अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो जो हमारे हिंदू लॉ हैं उससे सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू लगभग 80% पॉपुलेशन देश की जो है उस लॉ से गवर्न होती है। लेकिन आज जब बार बार ये बात आती है, मैंने शाह बानू के इसका जिक्र किया, मुदगल का जिक्र किया, और आपने जो लेटेस्ट दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट की बात की जिसकी वजह से आज हम ये डिबेट फिर से कर रहे हैं, इसको लेकर के सरकार में भी समय समय पर चर्चा होती रही है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि बहुत से पार्लियामेंट क्वेश्चंस के जवाब में पहले अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, जब यूपीए की सरकार थी तो ये कहा जाता था कि इसके ऊपर विचार करने का अभी समय नहीं आया है। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, एनडीए की सरकार ये कहती है कि हम इस पे विचार करेंगे, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ की जब हम बात करते हैं तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए। जो ये चारों विषय जो मैंने कहे हैं, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, ये सारे जो है एक जैसा कानून एक देश के अंदर लागू होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब ओवरलैपिंग की बात आती है तो शायद इसको लेकर के विरोधाभास की स्थिति आ जाती है। शायद इसी कारण से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी इसको अभी तक लागू नहीं कर पाई, हालांकि बहुत सारे विषयों के ऊपर उन्होंने डिसीजन लेकर के कानून बना दिया है। मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस बात पर, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी 31 अगस्त 2018 को, जो उसका लास्ट डे था वर्किंग का, वो रिपोर्ट नहीं थी, उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट किया जो सरकार की नीति है और जो सरकार की सोच है उससे एक अलग रिपोर्ट दी गई, जिसमें लॉ कमीशन ने यह कहा कि ना तो ये डिजायरेबल है और ना ये फिजिबल है आज की तारीख में। मुझे वो रिपोर्ट पढ़ के, रादर ये रिपोर्ट नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा एक कंसल्टेशन पेपर था, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि जो नीति है सरकार की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, ये रिपोर्ट का जो ये कंसल्टेशन पेपर जो है ये कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जा रहा है। प्रोबेबली उसके लिए उन्होंने अपने रीजन भी दिए, और रीजन ये थे कि प्रोबेबली अगर आप दिन यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कहेंगे तो जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी तक उस कंसल्टेशन पेपर के ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप आज की तारीख में सभी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं जो विरोधाभास की बात आती है वो सामने आएगी। लेकिन जिस तरह समय समय पर कोर्ट निर्देश देती रही है और कोर्ट ने ये कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं दे सकते। जितनी भी पीआईएल कोर्ट के सामने फाइल की गई, कोर्ट ने कभी भी इसके ऊपर डायरेक्शन, गवर्नमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा है कि समय आ गया इसके ऊपर विचार हो। बिल्कुल, तो सलाह ऐसा दी है। मानना है समय आ गया है, विचार होना चाहिए, और विचार लाकर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मल्होत्रा जी, इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगी। मैं चर्चा में बग्गी अशोक बगारिया को भी शामिल करना चाहूंगी। और अशोक सर, मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये वक्त मुफीद है, ये सही वक्त है कि जो सरकार है, खासकर केंद्र सरकार का उन्होंने जिक्र किया, कि वो इसको लेकर आगे बढ़े कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि धर्म, जाति और यूनिटी की ओर देश बढ़ रहा है, मैं चाहूंगी कि कोर्ट की इस रिमार्क को आप और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि ये पूरा जो माहौल है, ये वक्त है, ये किस तरीके से मुफीद है कॉमन सिविल कोड के लिए। देखिए, ये कोई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो बहस और विवाद चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। ये इनफैक्ट 1950 से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, उस दौरान भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को हम देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उनका ओपिनियन ये था कि अभी टाइम इज नॉट राइट, तो इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डालते हैं।
मल्होत्रा जी ने पॉइंट आउट किया कि 1985 से शाहबानो केस से लेके आज तक, इनफैक्ट ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, तब तक बार बार कोर्ट्स ने ये डिजायर एक्सप्रेस की है, ये होप एक्सप्रेस किया है कि सरकारें इस मामले में कोई कदम ले, कोई फैसला ले और कानून लाए। कोर्ट्स इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जो भी सरकार पावर में है वो इस दिशा में कदम लेगी, क्योंकि कोर्ट्स डायरेक्शन इसलिए नहीं दे सकती हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी का रोल है, जो लॉ मेकिंग का रोल है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जुडिशरी अपनी लक्ष्मण रेखा को अच्छी तरह पहचानती है और वो चाहती हैं कि इस मामले पे जो भी फैसला हो वो एक सरकार ले, क्योंकि जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, इसके चैलेंजेस भी बहुत हैं और ये जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी सरकार ये फैसला लेगी, ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये एक सामाजिक, एक राजनीतिक और एक इकोनॉमिक फैसला होगा, क्योंकि ये सारे पहलू, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, जो पहलू हैं समाज के, वो इससे इम्पैक्ट होंगे। तो जहां तक दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा सिंह ने भी अपने जजमेंट में यही अपेक्षा जाहिर की है कि अभी वक्त सही है, द टाइम इज राइट, द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन, गवर्नमेंट को इस दिशा में कोई ना कोई निर्णायक कदम लेना चाहिए। इनफैक्ट इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इनफैक्ट 2018 और 19 में भी 2 इंडिपेंडेंट मेंबर बिल्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे पार्लियामेंट में, हालांकि वो कंसल्टेशन के लिए फिर भेज दिए गए। मल्होत्रा जी ने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि लॉ कमीशन का भी एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश हुआ था, क्योंकि सरकार ने उनको कहा था कि भाई हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि लॉ कमीशन की क्या राय है इस मामले में। एंड सरप्राइजिंगली लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया और उनका ओपिनियन ये है, लॉ कमीशन का ओपिनियन ये है कि अभी जो वक्त है वो इस चीज के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो मल्होत्रा जी, इन बातों को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बेहद ही अहम सवाल, हम जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के लिए जो कानून है वो अलग अलग हैं, अगर हम सिविल कानूनों की बात करें तो ऐसे में एक बहुत ही यक्ष प्रश्न ये उठता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड की जरूरत क्यों है। मैं चाहूंगी आप इसे समझाएं। अमृता जी, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी जो पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर जो हम जेंडर इक्वेलिटी इवन अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। कॉमन सिविल कोड की बात इसलिए भी बार बार उठती है ताकि जो जेंडर इक्वेलिटी हम अपने देश में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है और जिसके हमारे अंदर हमारे बहुत सारे कानून बने हैं, उसको एनफोर्स किया जाता है। प्रोबेबली विमेन को जो प्लेस मिलना चाहिए वो पर्सनल लॉज के अंदर नहीं मिलता है। शाहबानो के केस में भी यही आया था। ट्रिपल तलाक को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और उसके बाद में सरकार ने उसके ऊपर कानून बनाया, उसका भी मेन कारण यही था। आप देखिए, हम अपने लॉ के अंदर ये लेके आए कि कोई भी व्यक्ति, विमेन जो है, जब उसको डाइवोर्स हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर भी पर्सनल लॉ को बीच में ला करके ये कह दिया गया कि ये लॉ मुस्लिम विमेन को अप्लाई नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं जब इस तरह की सिचुएशन आती है और हम देखते हैं कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आज हमारा जो 1950 का संविधान बना, जो उस संविधान के हिसाब से नहीं है, तो उस तरह के डिस्पैरिटी को रिमूव करना ये हमारी सरकार का एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। और जब वो नहीं होता है तो उसके लिए मैं समझता हूं समय समय पर कोर्ट की ओर से निर्देश भी आते हैं। आज जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारे हमारे जो रिलीजियस फैनेटिक हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये सुधार आएगा तो ये हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन में दखल होगा। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। एक सेकुलर कंट्री में अगर आप एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं
जो विमेन और चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा आर्टिकल 14, 15 और 16 का मैंडेट भी है, अगर उसको इंप्लीमेंट करता है तो मैं समझता हूं कि ये एक सोशल इक्वालिटी के लिए एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन होगा। जो हमारे रिलीजियस लोग हैं वो उस चीज को नहीं मानते हैं, और मैं समझता हूं कि पर्सनल लॉ को रिलीजन के साथ में क्लब करना आज की तारीख में ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। सिविल कोड सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, सिविल कोड जो है वो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं समाज के अंदर उससे भी रिलेट करता है। अगर आप एक महिला को उसके अधिकार पूरी तरह से कानून के अंदर देना चाहते हैं तो मैं उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं देखता हूं, कोई ऐसा रीजन नहीं देखता हूं कि जो संविधान के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएगा। हमारा संविधान की जो प्रियम्बल है, जो सोशल जस्टिस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका मैंडेट आर्टिकल 44 में दिया गया है और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार से कहा है कि सरकार इसके ऊपर विचार करे, मैं समझता हूं ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप होगा और इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इसका दखल है तो उसके लिए हमारे पास एक समाधान ये भी है, जैसा कि लॉ कमीशन ने कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक ही गो में इन वन गो लेके नहीं आइए। डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन और मैरिज से रिलेटेड कानून जो आप चेंज करना चाहते हैं उसको वन गो में नहीं लाइए, उसको स्टेप बाय स्टेप लाइए। और आज की तारीख में इवन ये भी क्लियरिटी नहीं है, हमारे सामने कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। व्हाई कांट गवर्नमेंट कम आउट विद अ डिस्कशन पेपर जिसमें ये बताया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो क्या क्या चीजें लाना चाहते हैं और किस शेप में लाना चाहते हैं, ताकि उसके ऊपर एक पब्लिक डिबेट हो और एक कंसेंसस बिल्ड की जाए वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में कि इस तरह का कानून जो होगा वो जनरली देश के नागरिकों को एक्सेप्टेबल होगा और वन नेशन वन लॉ की और हम जा पाएंगे। बिल्कुल, वन नेशन वन लॉ और सर्वमान्य सभी की सहमति से आगे बढ़ पाएंगे और जो थोड़ी जो राह होगी वो आसान हो पाएगी। अशोक जी, जो विरोध कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड का, उनका ये कहना है और जो तर्क है उनका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है और संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की अवधारणा के विरुद्ध है ये कॉमन सिविल कोड, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो एक बात जोड़ना चाहता हूं जो मल्होत्रा जी ने कही कि जहां तक लॉ कमीशन का सवाल था, लॉ कमीशन ने अपना एक कंसल्टेशन पेपर में एक सजेशन दिया था कि एक मुश्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से अच्छा ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप इस दिशा में बढ़ें। उन्होंने ये सजेशन दिया कि सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उनके लॉज को विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, इन सब को कोडिफाई किया जाए। सो ये पहला कदम होगा टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ दूसरी चीज ये है कि जहां तक आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन का सवाल है, तो राइट टू रिलीजन बेसिकली एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में, और उस फंडामेंटल राइट को कोर्ट्स हमेशा अपहोल्ड करती हैं। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स को बेसिक ह्यूमन राइट्स के तराजू में तोला जाएगा तो बेसिक ह्यूमन राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी, जेंडर अक्सर हमने देखा है कि जितने भी चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉज हो, मुस्लिम पर्सनल लॉज हो या और कोई पर्सनल लॉज हैं, वो दे हैव बीन डिक्टेटेड मोर बाय पेट्रियार्कल सिस्टम। तो उसमें जो होता है, जो पुरुषों के अधिकार हैं उनको ज्यादा दिया जाता है। और जैसे हमने देखा शाहबानू केस में कि उनके हस्बैंड ने, शाहबानू के हस्बैंड ने 40 साल के बाद उनको तलाक दिया, ट्रिपल तलाक दिया और उनको मेंटेनेंस देने से इनकार किया। जब शाहबानू सुप्रीम कोर्ट जब कोर्ट गई तब उनको कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन जो 125 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें उनको मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। हालांकि उनके हस्बैंड जो उस समय वकील भी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और कहा कि भाई ये जो हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। और उसमें ये भी आर्गुमेंट दिया गया कि सेक्युलर कंट्री में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो सभी समुदायों को दी गई है और हम ये मानते हैं कि हम किस तरह शादियां करते हैं, किस तरह
डिवोर्स देते हैं, किस तरह किन लोगों को अधिकार देते हैं हमारे रिलीजन में कि उनको इनहेरिटेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये तो उनका तर्क है जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट लेके चलते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, वक्त के साथ कानून को बदलना चाहिए, वक्त के साथ लोगों को बदलना चाहिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं, जेंडर इक्वालिटी के राइट्स है, राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड है, राइट ऑफ विमेन फॉर इनहेरिटेंस है, इन सबको तवज्जो देके एक ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए कि जिससे आपकी राइट टू रिलीजन भी बना रहे और आपका जो दूसरे अधिकार हैं वो भी बने रहे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पीके मल्होत्रा जी, जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पर्सनल जो लॉज है उसमें आप किसी तरह का इंटरफेयर ना करें, और जिसका कि जिक्र अभी अशोक जी ने भी किया। मैं आपसे चाहूंगी आप बताएं कि कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए काफ़ी समय से बात चल रही है और हम इसके बहुत सारे फायदे भी देख रहे हैं। एक परिपक्व समाज में इसकी ज़रूरत है, और ख़ासकर जब हम महिलाओं की और उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो ये अड़चनें क्या हैं जो कॉमन सिविल कोड की राह में हैं, और इसे पार पाने के लिए कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाना चाहिए? देखिए, पर्सनल लॉज के अंदर अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आज के समाज में, आज की सोसाइटी में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के हिसाब से सिस्टम को एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको बदलने में हमें उसको रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं मानना चाहिए। मैं इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जो हिंदू लॉ से रिलेटेड है। एक समय था जब हिंदू के कानून के हिसाब से हमारे देश में सती प्रथा का प्रचलन था, हमारे कानून के अंदर बाल विवाह का प्रचलन था, क्योंकि ये हमारे सामाजिक रीतियों के हिसाब से इनको कुरीतियां आज की तारीख में माना गया। कानून के द्वारा उनमें चेंज लाई गई और सती प्रथा को आपने एबॉलिश कर दिया, चाइल्ड मैरिज को आपने कानून के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया। अगर इसी तरह की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरे रिलीजन के अंदर भी प्रेवेलेंट हैं, और अगर उनको आप हटा करके एक जेंडर इक्वलिटी ला सकते हैं, बच्चों के राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, विमेन के राइट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनको इक्वल राइट्स दे सकते हैं, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये दिस इज ए स्टेप इन दैट डायरेक्शन ओनली। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इसको एक गो में नहीं कर सकते हैं, तो जैसा अशोक जी ने भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करके दोबारा से कहा कि पहले तो आप पर्सनल लॉज को कोडिफाई करिए, कोडिफाई करने के बाद उसमें जहां जहां रिफॉर्म्स की जरूरत है उसको सामने लेके आइए, और जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं उसको वन गो में करने के बजाय अगर आप उसको पीसमील समय में करते हैं, वन बाय वन करते हैं, तो वो समाज को भी एक्सेप्टेबल होगा। और जो आप एक रिलीजन डिसकॉर्डेंट की बात करते हैं कि जो हमारे देश के अंदर एकता और अखंडता क्या है, वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, हम उसकी ओर भी ध्यान सकते हैं। और देखिए, इस मामले में मैं एक बहुत क्लियर करना चाहूंगा, हमारी जुडिशरी जो है बहुत ही वाइब्रेंट जुडिशरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होती है तो हमारी जुडिशरी जो है वो, जब भी आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारी प्रियम्बल के अंदर जो संविधान के प्रिंसिपल दिए गए हैं, जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो इस तरह का कोई भी जब सरकार कानून लेके आती है तो हमारी जुडिशरी ऐसे कानूनों को सपोर्ट करती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में भी कहा, और उन्होंने दोनों तरह के विचार अपने सामने रखे, उन्होंने कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट किया, लोगों के विचार लिए, और सरप्राइजिंगली उस समय मेरा ऐसा जानना है कि सरकार की ओर से कोई व्यू नहीं आया। उस व्यू को भी सामने लाने की जरूरत है कि सरकार की क्या सोचा। जैसा मैंने कहा, बीजेपी के अगर आप मैनिफेस्टो देखें कि उनके एजेंडा में भी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, जुडिशरी भी हमारे साथ है आज की तारीख में, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी को लेकर के थोड़ा कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। उसको अगर डिस्कशन के द्वारा दूर किया जा सकता है और हम एक ब्लूप्रिंट लेके आते हैं कि इस तरह का सिविल कोड हम चाहते हैं और उस पर चर्चा हो जाए, तो उस चर्चा के बाद मैं समझता हूं एक अच्छा कानून ला सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक और बात भी है कि हम प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन प्रोसेस की बात करते हैं। कोई भी कानून जब प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन प्रोसेस को ला करके जब
पब्लिक में डिस्कस करके कानून लाया जाता है तो मैं समझता हूं वो अधिकतर लोगों को ऐसा कानून मान्य होता है। बिल्कुल। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी मैं समझता हूं ये बात बिल्कुल खरी उतरती है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होनी चाहिए, लेकिन सही समय पर और अपने अपने धर्म को मानने वालों की इच्छा पर। और उन्होंने कहा था कि जब राष्ट्र इस पर एकमत हो और इस विचार का समर्थन करे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि शक्ति का इस्तेमाल करके इसे लागू करना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों की सहमति के आधार पर ही समान नागरिक संहिता जो है उसे लागू करना चाहिए। यही बात अभी कुछ देर पहले पीके मल्होत्रा साहब भी कह रहे थे। चूंकि कार्यक्रम के अंतिम छोर पे हैं, मैं चाहूंगी एक कंक्लूडिंग कमेंट के साथ आप अपनी बात रखें कि इस कॉमन सिविल कोड को चरितार्थ करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। अब किस तरह लाया जाएगा ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि ये फैसला, जैसे हम पहले ही पॉइंट आउट कर चुके हैं, ये कोई लीगल फैसला नहीं होगा, ये एक राजनीतिक फैसला होगा। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है सरकारें अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून और इस दिशा में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इस सरकार की क्या कंपल्शंस हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम एक न्यूट्रल तरीके से देखें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंट्रोडक्शन एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। और इनफैक्ट हमें अगर सीखना ही है तो हमें इस चीज को एक इनफैक्ट जो लोग अपोज करते हैं इस कानून को, उनको गोवा सिविल कोड के बारे में बताना चाहिए कि वहां पे भी गोवा में भी अलग अलग समुदाय के और अलग अलग रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं और सक्सेसफुली लोग रह रहे हैं और उनके प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में कोई भी बाधा नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से सरकार को नंबर वन अपना एक कमिटमेंट, पॉलिटिकल जो फैसला है ये, उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना चाहिए। सेकंड, उनको एक इंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च करना चाहिए, एक जिसे कहते हैं कि लोगों को इन्फॉर्म करें कि ये कानून आपके रिलीजियस फ्रीडम से इंटरफेयर नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की कमी है तो चर्चा को यहाँ समाप्त करना होगा, लेकिन देश की एकता, अखंडता और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता जिसका शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कॉमन सिविल कोड, जब हम नागरिकों के हक, हुकूक और उनको समान अवसर देने की बात करते हैं तो ऐसे में कॉमन सिविल कोड के साथ आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है, जैसी कि टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की है और जैसा कि हमारे सम्मानित मेहमान भी कह रहे थे कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।